देखिए बीजेपी कुछ भी कर ले वहाँ उसके लिए वो टफ सीट है। तो इनका प्रयास यही होगा कि हम एक सम्मानजनक वोट वहाँ हासिल कर लें, ताकि हारे भी तो एक सम्मानजनक तरीके से हारे, ऐसा नहीं हो कि हमारी जमानत जब्त हो जाए। एकदम सीधी फाइट, एक तरह से कहिए कि दोनों सीटों पर सीधी फाइट होगी, बीजेपी और दूसरी ओर से महागठबंधन का उम्मीदवार। तो मोकामा में महागठबंधन का उम्मीदवार हो जाएगा अनंत सिंह, जिसको नॉमिनेट करें अपने फैमिली से। इस बार भी हो सकता है कि वो दावेदारी पेश करें, तो दावेदारी पेश करें तो फाइट थोड़ा तगड़ा हो जाएगा। एक और महागठबंधन का उम्मीदवार, एक बीजेपी का उम्मीदवार, एक साधु यादव, तो वहाँ त्रिकोणीय फाइट हो जाएगा। ये ललन सिंह की मजबूरी होगी कि व्यक्तिगत रंजिश चाहे जो भी हो, भीतर से दिल में जो भी बात हो, मगर ऊपर से तो समर्थन करना ही पड़ेगा। अगर पार्टी वहाँ चुनाव लड़ेगी, महागठबंधन वहाँ उम्मीदवार देता है किसी को, मगर महागठबंधन खास करके राजद किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगा कि साधु यादव वहाँ से चुनाव जीतें। मुकेश सहनी एक सीमित रोल कर सकते हैं। मुकेश सहनी बहुत कोई प्रभावी भूमिका में वहाँ नहीं दिखेंगे, न मोकामा में दिखेंगे, न गोपालगंज में दिखेंगे। अनंत सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी पत्नी की दावेदारी ज़्यादा नज़र आ रही है आरजेडी से। जेडीयू का भी जब समर्थन होगा, बीजेपी क्या करेगी मोकामा में? एक सांकेतिक विरोध, क्योंकि वो सीट छोड़ नहीं सकती है, वो चुनाव लड़ना है, तो एक सांकेतिक विरोध होगा, किसी कैंडिडेट को खड़ा कर देगी, अपने किसी कार्यकर्ता को टिकट देगी। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग के तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 3 नवंबर को मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव के लिए मतदान कराए जाएंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सबसे बड़ा जो लिटमस टेस्ट होने जा रहा है वो यही उपचुनाव है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पे भी आप समझ सकते हैं। मोकामा की सीट आरजेडी के खाते में थी, अनंत सिंह विधायक थे, सदस्यता चली गई, वहां पर इसलिए चुनाव हो रहा है। गोपालगंज में बीजेपी का कब्जा था, सुभाष सिंह पूर्व मंत्री वहां से विधायक थे, निधन हो गया, इसलिए वहां पर भी उपचुनाव होने जा रहे हैं। अब दोनों सीटों का समीकरण जो है 2020 के चुनाव की तुलना में अब बदल गया है, क्योंकि गठबंधन बदल गए हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। एक तो त्योहारों का समय और इसी में चुनाव की घोषणा, इसको कैसे देख रहे हैं? इस त्योहारों का आनंद बढ़ गया है राजनेताओं के लिए। एक और शक्ति की पूजा करेंगे और उसी शक्ति के सहारे जो है सो चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए ये समय ठीक है चुनाव के लिए। ये समय जो चुना है आयोग ने, बिल्कुल सही समय है। 7 तारीख से नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा। 14 अक्टूबर तक आखिरी तारीख है नामांकन की। तैयारी की अगर बात करें सभी राजनीतिक दलों की जो कि मैदान में उतरने जा रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, मुकेश सहनी हो, चिराग पासवान हो, निर्दलीय साधु यादव की भी बात करेंगे, तो इन तमाम लोगों के लिए समय जो है अब ज़्यादा नहीं बचा है, क्योंकि अचानक से ऐलान हुआ। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस समय त्योहारों के समय चुनाव का ऐलान हो जाएगा। चुनाव तो होना ही था और चर्चा भी थी। राजनीतिक दल अपनी तैयारी में भी लगे हुए थे कि लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिशें तो क्षेत्र में चल ही रही हैं। ये थी कि तिथि को लेकर के असमंजस था, वो भी अब असमंजस दूर हो गया। आयोग ने अनाउंस कर दिया है, तो चुनाव तो होंगे ही। मगर ये देखिए, ये दोनों सीटें जो हैं एक तरह से एक तरफा यहाँ से रिजल्ट होता रहा है। मोकामा की सीट अनंत सिंह की सीट के परिवार की सीट रही है। वो चाहे वो खड़े हों, उनकी पत्नी खड़े हों, जेल से चुनाव लड़ें या जेल के बाहर रह कर के लड़ें, वो वहाँ से हमेशा जीतते रहे हैं। लगातार कई चुनाव वो जीते हैं। तो अभी वो जेल में हैं और दूसरी ओर सजा याफ्ता हो गए हैं। चुनाव लड़ने के अब योग्य नहीं, अयोग्य घोषित कर दिया गया है उनको। तो अपने परिवार से किसी को खड़ा करेंगे, जाहिर है कि पत्नी को वहाँ खड़ा करेंगे। पत्नी पहले लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं, तो एक उनको अनुभव भी हो गया है थोड़ा बहुत। और दूसरे कि उनके जो सिपह सलार लोग हैं वो सारा मैनेजमेंट करेंगे, सारी व्यवस्था करेंगे। तो पत्नी को बहुत कुछ करना नहीं है, घूम लेना है सिर्फ इलाके में। तो वो वहाँ का रिजल्ट अगर कोई चमत्कार ना हो तभी कोई दूसरा हो सकता है, नहीं तो वो उनके लिए तय माना जा सकता है। दूसरी सीट जो है गोपालगंज की, वो गोपालगंज में भी बीजेपी जीतती रही है वहाँ से, और वो लोकप्रिय रहे हैं। सुभाष सिंह जिनके निधन से वो सीट रिक्त हुई है,
तो वहाँ उनके परिवार के किसी सदस्य को अगर टिकट दिया जाए, जैसे कि चर्चा हो रही है कि उनकी पत्नी को दिया जाए या किसी दूसरे को भी दिया जाता है, तो वो भी सीट लगभग तय मानी जानी चाहिए कि वो उनके परिवार को सिंपैथी वोट मिल जाएगा, तो बीजेपी वो सीट निकाल लेगी, अगर कोई बड़ी घटना ना हो जाए, कोई चमत्कार ना हो जाए, नहीं तो रिजल्ट यही होने वाला है। और उपचुनाव में जहाँ तक सवाल है, तो ये ज़रूरी नहीं कि सब पार्टियाँ चुनाव लड़ें ही, उपचुनाव ये कोई आम चुनाव नहीं है। तो उपचुनाव में जिसकी स्थिति मजबूत रहती है, जो जीतने का दावा करता है या उसके पास क्षमता होती है, वो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। तो उसमें महागठबंधन की ओर से उम्मीदवार आएंगे ही, और दूसरी ओर बीजेपी का उम्मीदवार एक होगा। तो एकदम सीधी फाइट, एक तरह से कहिए कि दोनों सीटों पर सीधी फाइट होगी, बीजेपी और दूसरी ओर से महागठबंधन का उम्मीदवार। तो मोकामा में महागठबंधन का उम्मीदवार हो जाएगा अनंत सिंह, जिसको नॉमिनेट करें अपने फैमिली से, और वहाँ से उनके परिवार से, सुभाष सिंह के परिवार से जो कैंडिडेट आए, या अगर वो लोग इनकार कर दें, लड़ने से अनिच्छुक हो जाएं, तब फिर किसी तीसरे को पार्टी टिकट देगी, और दूसरी ओर एक महागठबंधन के दलों से उम्मीदवार होगा। तो महागठबंधन के दल में पिछले चुनाव में कांग्रेस को वो सीट गई थी, तो मगर कांग्रेस की कोई सक्रियता अभी नहीं दिख रही है वहाँ चुनाव लड़ने के लिए, और पार्टी अभी अपने अध्यक्ष के चुनाव में लगी हुई है। दूसरे ओर उसके जो नेता हैं राहुल गांधी, वो पदयात्रा में लगे हुए हैं। तो पार्टी अभी उधर कंसंट्रेट कर रही है। ये उपचुनाव की एक सीट पर बिहार के लिए, उनके लिए कोई मायने अभी बहुत इसका है नहीं। तो वो सीट या तो जाएगी जदयू या राजद, इसी दोनों में से कोई लड़ेगी। और एक फैक्टर वहाँ साधु यादव भी हैं। साधु यादव पिछले बार बसपा से लड़े थे, तो ठीक ठाक वोट आया था उनको, दूसरे नंबर पर। हाँ, तो इस बार भी हो सकता है कि वो दावेदारी पेश करें। तो दावेदारी पेश करें तो फाइट थोड़ा तगड़ा हो जाएगा। एक और महागठबंधन का उम्मीदवार, एक बीजेपी का उम्मीदवार, एक साधु यादव, तो वहाँ त्रिकोणीय फाइट हो जाएगा। और त्रिकोणीय फाइट अगर होता है तो उसमें फिर वो महागठबंधन के लिए कठिनाई पैदा हो जाएगी। वैसे में फिर बीजेपी वहाँ से निकाल सकती है सीट। और अगर थोड़ा जोर लगाते हैं, कस के जोर लगाते हैं, तो साधु यादव के लिए भी ये हो सकता है कि वो भी वहाँ से आ जाएं। मगर महागठबंधन, खास करके राजद, किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगा कि साधु यादव वहाँ से चुनाव जीतें। तो इसलिए उनके लिए मुश्किल है, महागठबंधन के लिए भी मुश्किल है, साधु यादव के लिए भी मुश्किल है। तो वहाँ से बीजेपी के लिए एक ये प्लस पॉइंट है कि जो साधु यादव और राजद का जो कन्फ्लिक्ट है, उससे उनको फ़ायदा होगा। बिहार में राजनीतिक परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई। 2020 में बीजेपी और जेडीयू एक साथ थे, अब 2022 आते आते आरजेडी और जेडीयू एक साथ हो गए हैं। बीजेपी के लिए समस्या यह है कि कोई गठबंधन दल उसके साथ नहीं है, अगर पारस गुट को छोड़ दे तो। ऐसे में बीजेपी जो सबसे पहले अभी तक अगर देखा जाए तो मोकामा की सीट पर कभी चुनाव लड़ी नहीं है, पहली बार चुनाव लड़ने जाएगी। सामने इतना बड़ा धुरंधर मोकामा का राजनेता बाहुबली अनंत सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी पत्नी की दावेदारी ज़्यादा नज़र आ रही है आरजेडी से। जेडीयू का भी जब समर्थन होगा, बीजेपी क्या करेगी मोकामा में? एक सांकेतिक विरोध, क्योंकि वो सीट छोड़ नहीं सकती है, वो चुनाव लड़ना है, तो एक सांकेतिक विरोध होगा। किसी कैंडिडेट को खड़ा कर देगी, अपने किसी कार्यकर्ता को टिकट देगी। पहले तक बीजेपी बिहार के तमाम नेता लोग वहां प्रवास पे भी गए हुए थे। चर्चा ये थी कि नीलम देवी को अपने पाले में करने की कोशिशें हो रही थी। हो सकता है, देखिए राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। राजनीति में असंभव वर्ड होता ही नहीं है, क्योंकि कल तक कोई ये नहीं मान रहा था कि नीतीश कुमार फिर लालू प्रसाद के साथ जाएंगे। और जब लालू प्रसाद को छोड़ के पिछली बार बीजेपी के पास गए, तब भी कोई नहीं मान रहा था कि लालू को छोड़ के फिर ये बीजेपी के साथ जाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति विधानसभा में कह चुका हो कि मिट्टी में मिल जाएंगे मगर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, वो जब चला जाए, और 74 आंदोलन से निकले नेता जब कांग्रेस के साथ मिल करके राजनीति करने लगे, तो इसलिए ये बिल्कुल स्थापित सत्य माना जाना चाहिए कि राजनीति में असंभव नामक शब्द नहीं होता। कुछ भी हो सकता है, चमत्कार भी हो सकता है। सिर्फ स्त्री पुरुष नहीं हो सकता, पुरुष स्त्री नहीं हो सकती। इसको छोड़ करके राजनीति में हर चीज़ें हो सकती हैं। बिहार विधानसभा के नए जो नेता प्रतिपक्ष बने हैं विजय सिन्हा, मोकामा की बगल वाली लखीसराय सीट से वो विधायक हैं। कहा यह जा रहा है कि जिम्मा अब उनके ऊपर है मोकामा में कि बीजेपी को कैसे लड़ाएंगे, कैसे जिताएंगे। सबसे बड़ी समस्या तो है कि फाइट में कैसे लेकर आएंगे। विजय सिन्हा के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी मोकामा?
देखिए बीजेपी कुछ भी कर ले वहाँ उसके लिए वो टफ सीट है, तो इनका प्रयास यही होगा कि हम एक सम्मानजनक वोट वहाँ हासिल कर लें, ताकि हारे भी तो एक सम्मानजनक तरीके से हारे। ऐसा नहीं हो कि हमारी जमानत जब्त हो जाए। तो जमानत जब्त ना हो इसके लिए बीजेपी वहाँ कोशिश करेगी, और उसमें अब कितनी सफल होगी ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। अनंत सिंह और ललन सिंह की जो टकराहट है 2019 के बाद जग जाहिर है, और अब अनंत सिंह जिस पार्टी में है या उनकी पत्नी जिस पार्टी में है उसी पार्टी के साथ ललन सिंह की पार्टी का गठबंधन हो गया है। ऐसे में मोकामा में जेडीयू हमेशा से लड़ते रही है। इस बार भी चर्चा थी कि लड़ेगी, लेकिन अब तो गठबंधन में शामिल हो गए हैं। जेडीयू आरजेडी की वो सिटिंग सीट है, जाहिर बात है आरजेडी तो छोड़ेगी नहीं। नीलम देवी ये कहती हैं कि तेजस्वी ने कह दिया है कि आप तैयारी कीजिए। तो ललन सिंह का समर्थन अनंत सिंह की पत्नी को रहेगा, ऐसा लगता है कि वो करेंगे। ललन सिंह की मजबूरी होगी, क्योंकि ललन सिंह के रहते भी अनंत सिंह थे पार्टी में, जदयू में थे ही वो, तो इसलिए ये ललन सिंह की मजबूरी होगी कि व्यक्तिगत रंजिश चाहे जो भी हो, भीतर से दिल में जो भी बात हो, मगर ऊपर से तो समर्थन करना ही पड़ेगा। अगर पार्टी वहाँ चुनाव लड़ेगी, महागठबंधन वहाँ उम्मीदवार देता है किसी को, तो उसका समर्थन करना एक मजबूरी होगी, राजनीतिक मजबूरी होगी उनकी। अब वो दिल से साथ देंगे या नहीं देंगे ये अलग सवाल है, मगर दिखावे के लिए तो साथ देना ही पड़ेगा अगर पार्टी में रहना है तो। गोपालगंज में अब चर्चा है कि महागठबंधन से जेडीयू अपना उम्मीदवार दे सकती है। दोनों दलों के बीच राय बन गया है कि गोपालगंज आप लड़िए, आरजेडी मोकामा लड़ेगी। गोपालगंज में कभी जेडीयू चुनाव नहीं लड़ी क्योंकि एनडीए में रहते हुए बीजेपी वहां से हमेशा उम्मीदवार देती रही। गोपालगंज अचानक से जेडीयू को मिलेगा, कैंडिडेट किसे बना सकती है, लड़ाएगी किसे, और सुभाष सिंह के परिवार से कोई खड़ा होगा तो उससे लड़ेगी कैसे? वहाँ से पार्टी का संगठन तो है ही, जदयू का संगठन वहाँ है ही, और मंजीत सिंह के रूप में उम्मीदवार भी वहाँ उसके पास हैं। तो मंजीत सिंह हालांकि दूसरे क्षेत्र से आते हैं, मगर उस क्षेत्र के वो एक परिचित चेहरा हैं और जाने माने नेता उस इलाके के हैं, तो उनको पार्टी टिकट दे सकती है। और मंजीत सिंह जो हैं वो मजबूत फाइट भी वहाँ दे सकते हैं, और उस वहाँ के लोकल हैं वो, इसलिए उनका प्रभाव तो है ही। नहीं, जेडीयू के लिए एक और समस्या ये खड़ी होती है कि जेडीयू आरजेडी के जो प्रदेश महासचिव हैं रियाजुल हक उर्फ राजू, वो गोपालगंज से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ते रहे हैं। जीते नहीं कभी, लेकिन फाइट हमेशा उन्होंने दी है। इस बार भी तैयारी के मूड में थे कि आरजेडी के टिकट से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जेडीयू के खाते में अगर ये सीट जाती है तो फिर ये भी तो हो सकता है कि आरजेडी का जो संगठन है वो जेडीयू का वहाँ समर्थन ही ना करे, सहायता ही ना करे। ये तो चलता है राजनीति में, भीतरघात तो खूब होता है, और हम लोगों ने देखा है हर चुनाव में भीतरघात होता है, पार्टी के अंदर भीतरघात होता है। नेता एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, हराने के लिए प्रयास करते हैं कि सीट खाली हो रहे तो फिर हमारा दाव लगेगा वहाँ। तो ये भी एक संभावना बनेगी कि अगर जदयू से ज़्यादा मजबूत स्थिति में वहाँ राजद का कोई उम्मीदवार होता है, तो अब तो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया कि उसको अपने पार्टी का टिकट दे दो, जैसा कि बीजेपी जदयू ने कई बार किया है कि उसके टिकट को, अब उसके उम्मीदवार को अपनी पार्टी का टिकट दे करके चुनाव लड़ाया गया। तो ऐसा ये भी कर सकते हैं, जदयू भी कर सकते हैं कि राजद के उम्मीदवार को अपना टिकट दे दें, या फिर ये भी हो सकता है कि जदयू छोड़ दे और राजद ही वहाँ से भी लड़े, और फिर जब अगला चुनाव हो उसमें वो सीटों का तालमेल उस हिसाब से कर लें। तो ये आपसी समझ पर निर्भर करता है कि कौन सी पार्टी की स्थिति वहाँ मजबूत है और चुनाव जीतने के लिए कितनी गंभीर स्थिति है पार्टी की। दो धड़ों की लड़ाई तो साफ दिखाई दे रही है कि बीजेपी वर्सेस महागठबंधन दोनों सीट पर हमें मिलेगा देखने को, लेकिन कुछ राजनीतिक दल छोटे छोटे हैं जो लगातार उपचुनाव लड़ते रहते हैं। चाहे मुकेश सहनी की पार्टी की हम बात कर ले, वो पिछले बार बोचाहा में लड़े थे तो बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचाया था। इसके पहले भी सिमरी बख्तियारपुर का उपचुनाव वो लड़े थे तो वहां भी एनडीए को नुकसान पहुंचाया था। तो कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि मुकेश सहनी कितना बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं दोनों सीटों पर। मुकेश सहनी एक सीमित रोल कर सकते हैं। मुकेश सहनी बहुत कोई प्रभावी भूमिका में वहाँ नहीं दिखेंगे, ना मोकामा में दिखेंगे ना गोपालगंज में दिखेंगे। एक सीमित रोल कर सकते हैं और उसी दायरे में वो काम करेंगे, क्योंकि अभी उनकी स्थिति ये नहीं बनी है कि वो किसी को हरा सकें, किसी को जिता सकें। अगर आप बोचाहा का उदाहरण देंगे तो बोचाहा में ठीक है कि वो जीत गए, मगर वो अकेली जीत वहाँ इस वजह से नहीं हुई कि इन्होंने अपना उम्मीदवार दे दिया तो वहाँ से आरजेडी जीत गई।
तो ये था कि वहाँ बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी के नेता भी लगे हुए थे, भीतरघात था बीजेपी के अंदर, तो उसका भी एक बड़ा असर था और मुकेश सहनी का भी उसमें मिला जुला असर था। तो इसलिए वहाँ से राजद के उम्मीदवार की जीत हुई। तो ये थोड़ा बहुत वोट काट सकते हैं, मगर एक बार देखिए, जब जो मुख्य मुकाबले में होती हैं पार्टियाँ, ज़्यादातर वोटर उधर या इधर उन्हीं दोनों के पक्ष में गोलबंद हो जाती हैं और बाकी उम्मीदवार थोड़े थोड़े वोट लेकर के अपना रह जाते हैं। तो वही स्थिति दोनों सीटों पर होगी, जो मुख्य मुकाबले में होगा, जिनके बीच सीधा फाइट होगा, उसी को समर्थन ज़्यादा मिलेगा, बाकी के हिस्से में बहुत नाम मात्र के वोट आएंगे। तो मुकेश सहनी के वीआईपी पार्टी की भी स्थिति वहाँ हमको लगता है कि वैसी ही होगी। अभी उन्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है, जनता का और विश्वास हासिल करने की ज़रूरत है, तभी वो कुछ प्रभावी भूमिका राजनीति में निभा सकेंगे। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये उपचुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है, आप इसको वैसे देखते हैं? सेमीफाइनल ये नहीं, 2 सीटों से कोई पूरे बिहार का तो मन मिजाज आप नहीं भांप सकते हैं। तो ये सेमीफाइनल कहना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। चुनाव होते रहते हैं, मगर जो आम चुनाव होता है वो उस समय मन मिजाज कुछ अलग रहता है, मतदाता मूड में रहते हैं पूरे, और किसी एक सीट के या किसी एक हिस्से की में कोई घटना घटती है, कोई बात होती है, तो उसका असर दूसरे इलाके में भी पड़ता है, बिहार में भी पड़ता है। ये तो 2 सीटों का सिर्फ चुनाव है, तो इससे कोई दूसरे पूरे बिहार में कोई हलचल हो और ये हो जाए, लोगों में वैसी दिलचस्पी हो जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता है। 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, गोपालगंज और मोकामा की। और देखिए, बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां 2 साल पहले की तुलना में अब थोड़ी बदल गई हैं। उस समय बीजेपी और जेडीयू एक साथ थे, अब आरजेडी और जो जेडीयू है उसके साथ 5 और दल हैं, और बीजेपी बिहार की राजनीति में अकेले है। दोनों सीटों पर चुनाव तो उसको लड़ना है। मोकामा की सीट पर किसे उतारेगी, कैसे अनंत सिंह को चुनौती देगी, कैसे लड़ाई में बनेगी, ये उसके सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। गोपालगंज में उसका अपना पकड़ है, 17 सालों से लगातार गोपालगंज की सीट पर वो जीतते आ रही है। इस बार भी खबर यही है कि सुभाष सिंह की जो पत्नी हैं कुसुम देवी, उनको शायद उम्मीदवार बीजेपी बनाएगी। लेकिन गोपालगंज में समस्या महागठबंधन के लिए है कि किसे उतारें, आरजेडी लड़ेगी, जेडीयू लड़ेगी, या फिर कांग्रेस का क्या होगा। और उन तमाम सोच विचार के बाद सवाल ये उठ जाता है कि अगर साधु यादव खड़े हो गए तो फिर क्या होगा। लड़ाई दोनों सीटों पर टक्कर की है, और दोनों सीटों पर इस बार का जो उपचुनाव है बहुत ही ज्यादा दिलचस्प आपको नजर आएगा, और ये उपचुनाव बेहद खास होने वाले हैं। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।